जिसकी शुरुआत होती है 152 में एक पुराने चैपल यानी कि चर्च से, जिसका नाम होता है द एबी ऑफ सेंट कार्टा। यहाँ हम दो नन्स को देखते हैं जो एक डार्क रूम के अंदर एंटर करती हैं और तभी उनके सामने आता है एक दरवाजा। दरवाजे पर लिखा होता है फिनिट हिक डियो। अगर फ्रेंच रूल फॉलो करें तो ये बनता है फिनिस डियो, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है गॉड एंड्स हियर, यानी कि भगवान का रास्ता यहीं खत्म होता है। अब जो बड़ी नन होती है उसके पास उस दरवाजे की चाबी होती है। वो सिस्टर विक्टोरिया को कहती है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, याद है ना? तभी सिस्टर विक्टोरिया प्रेयर करना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि जो बड़ी नन अंदर गई थी वह जब बाहर आती है तो बुरी हालत में होती है, खून से लथपथ। वो चाबी सिस्टर विक्टोरिया के हाथ में देकर कहती है, तुम्हें पता है क्या करना है। और तभी पीछे से एक डेमन नन आती है और उसे खींच ले जाती है। डरी हुई सिस्टर विक्टोरिया भागती है खिड़की की तरफ, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। यह होती है द कंजरिंग यूनिवर्स की सबसे खतरनाक डेमन, वलक। हाँ दोस्तों, वलक यानी कि द नन, जो एक डेमन है लेकिन उसने चर्च में खुद को छुपाने के लिए नन का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। अगर हिंदू मान्यताओं से तुलना करें, जैसे हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही कैथोलिक लोग चर्च पर विश्वास करते हैं और वलक इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश करती है। अब इस डर और बुराई को बाहर ना फैलने देने के लिए सिस्टर विक्टोरिया खुद को फांसी लगा लेती है। वहीं हमें वलक का डरावना चेहरा भी दिखता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। अब आता है कहानी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, फ्रेंची। इस बंदे का रोल फर्स्ट पार्ट में भी है और सेकंड पार्ट में भी रहेगा। फ्रेंची को मिलती है सिस्टर विक्टोरिया की डिकम्पोज्ड बॉडी, ताकि शहर में अफरा तफरी ना मच जाए। वो बॉडी को छिपा देता है, लेकिन कैसे ना कैसे ये बात पहुंच जाती है वेटिकन ऑफिशियल्स तक। अब यहां से आती है असली कहानी की एंट्री। वेटिकन कमेटी फादर बर्ग को भेजती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन केस काफी खतरनाक लग रहा था, इसलिए उनके साथ एक और पर्सन को भेजा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब बात आती है एक नए कैरेक्टर की, सिस्टर आयरीन। और यहाँ व्यूअर्स को बताया जाता है कि उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वह रोमानिया को बहुत अच्छे से जानती है। वहां का कल्चर, ट्रेडिशन और भगवान में लोगों का कितना गहरा विश्वास है, ये सब कुछ। अब फिलहाल सिस्टर आयरीन एक टीचर थी जो छोटी बच्चियों को स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से एक नन नहीं बनी थी। क्यों? क्योंकि उसे अभी ओथ लेनी थी। उस ओथ में ये प्रॉमिस करना होता है कि अब वो अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देगी और जो भी उसने गुनाह किए हैं उसके लिए उसे माफी मांगनी होगी। इनफैक्ट दोस्तों, ये एक तरह का सीधा कन्फेशन होता है गॉड के साथ। तभी जाकर कोई नन एक कंप्लीट सिस्टर बनती है। अब डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है रोमानिया के एबी ऑफ सेंट कार्टा में, जहां फादर बर्क और सिस्टर आयरीन पहुंचते हैं। और आते ही इनकी मुलाकात होती है हमारे प्यारे फ्रेंच से, क्योंकि भाई फ्रेंच ही था जिसने सबसे पहले उस बॉडी को देखा था। फ्रेंच उन्हें एक सीक्रेट दरवाजे के पास ले जाता है जहां पहले राशन स्टोर किया जाता था। लेकिन जैसे ही फ्रेंच बॉडी को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब उसने पहली बार बॉडी रखी थी तो वो लेटी हुई थी, लेकिन अब वह बैठी हुई थी। अब भला कोई मरा हुआ इंसान कैसे बैठ सकता है? यही सोचकर सबके दिमाग का दही हो जाता है। इसी बीच फादर बर्ग की नजर जाती है उस चाबी पर जो उस ओल्डर नन ने सिस्टर विक्टोरिया को दी थी। फादर बर्ग चाबी ले लेते हैं और फिर करते हैं उसका एक प्रॉपर फ्यूनरल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है बॉस। जब ये तीनों वापस एबे की तरफ लौट रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में कुछ खून की बूंदें नजर आती हैं। चेक करने पर पता चलता है कि खून तो फ्रेश है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई 3-4 दिन पहले मर चुका है तो उसका खून तो सूख जाना चाहिए ना, तो फिर ये ताजा खून कहां से आया भाई? जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं वहां एक काले बुड़के में एक औरत खड़ी होती है, जिसे इस मूवी में कहा गया है अबेस। एबिस उन्हें रोक देती है और कहती है, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। उसकी आवाज इतनी डरावनी होती है कि सिस्टर आयरीन डर जाती है, लेकिन फादर बर्ग कहते हैं, हम यहां एक खास मिशन पर आए हैं, हमें अंदर जाना ही होगा। एबिस कहती है, रात हो चुकी है, इस वक्त काम करना ठीक नहीं रहेगा। क्यों ना आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह से अपना काम शुरू करो। अब क्योंकि एबे बहुत बड़ा था, बहुत सारे रूम्स थे, तो सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन फ्रेंच को यहाँ का माल
माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। भागते भागते उसे सिस्टर विक्टोरिया चलती हुई नजर आती है। भाई सोचो उसका डर का लेवल क्या होगा। हालांकि फ्रेंच कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पर एक डेमन यानी वलक का हमला हो जाता है। लेकिन फ्रेंच के पास एक क्रॉस का सिंबल होता है जिसकी मदद से वो किसी तरह जान बचाकर भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है फादर बर्क और सिस्टर आयरीन की तरफ। दोनों अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिस्टर आयरीन बताती है कि उसे कई बार अजीब और डरावने सपने आते हैं। बर्क पूछते हैं आखिर वो सपना क्या है। आयरीन कहती है मुझे मदर मेरी की आंखें दिखाई देती हैं और वो एक उंगली से बार बार एक तरफ इशारा करती है और साथ में एक लाइन रिपीट होती है, मेरी पॉइंट्स द वे, यानी मदर मेरी तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। तभी फादर बर्ग भी अपनी एक स्टोरी शेयर करते हैं। मुझे एक बार फ्रांस में डेनियल नाम के लड़के का एक्सोर्सिज्म करना पड़ा था। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है झाड़ फूंक या आत्मा निकालना, और इस काम में बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। लेकिन उस टाइम बर्ग से एक बड़ी गलती हो गई थी। उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है और वो एग्जोर्सिज्म ठीक तरीके से फुलफिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस करता है और उसकी जान चली जाती है। इस मौत का जिम्मेदार फादर बर्क खुद को मानते हैं। अक्सर उन्हें डरावने सपने आते थे जहां वो डेनियल को अपनी आंखों के सामने देखते थे। देखा जाए तो इन दोनों की ही कहीं ना कहीं कोई कमजोरी थी और इस बारे में बात करके उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन उस वलक तक पहुंचा दी थी। अब इसका फायदा वलक कैसे उठाएगी वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है रात में और तभी फादर बर्क को कुछ म्यूजिक की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। उसे खोजते खोजते फादर बर्क एबे से बाहर निकल आते हैं जंगल में और पहुंच जाते हैं ग्रेवयार्ड तक। ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान, जहां लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। यहाँ के ट्रेडिशन में कब्र के ऊपर एक घंटी भी बांध दी जाती थी ताकि अगर कोई जिंदा है या आत्मा लोगों को बताना चाहती है कि मैं अभी जिंदा हूं तो वो घंटी बजाकर इशारा कर सके। लेकिन तभी फादर बर्ग पर अचानक हमला हो जाता है, उसी पुराने डीमन का जिसे वो कभी काबू नहीं कर पाए थे। डेनियल आकर उन्हें परेशान करने लगता है और तभी एक सांप भी आ जाता है जो फादर बर्ग को डस लेता है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन डीमन था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। डेनियल उन्हें जिंदा का जिंदा एक कब्र में दफना देता है। उसी रात आरीन को भी एहसास होता है कि कोई है जो उसके आसपास घूम रहा है। अचानक शीशे में आकर वलक की परछाई उस पर हमला कर देती है। आरीन बुरी तरह डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। जंगल में भागते वक्त उसे भी वही घंटी की आवाज सुनाई देती है। पहले तो आरीन को लगता है शायद हवा से बज रही होगी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस ट्रेडिशन के मुताबिक घंटी तब बजती है जब कोई अंदर से अपना एग्जिस्टेंस दिखाना चाहता है, तो वो एक खुदाई करने वाला औजार लेती है और कब्र खोदना शुरू करती है और तब उसे फादर बर्क मिलते हैं। हालांकि आरीन उन्हें उन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी चारों ओर की घंटियां बजने लगती हैं। किसी तरह से ये लोग जान बचाकर वहां से निकलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जिस कब्र से वो बाहर आए थे वहां से कुछ बुक्स भी मिल गई थी जिन्हें ये अपने साथ ले लेते हैं। अब नेक्स्ट डे ये लोग फिर से एबे के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार एबेस एंट्री देती है सिर्फ और सिर्फ सिस्टर आरीन को। तो अब आरीन को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। वो देखती है कि चैपल में बहुत सारी नन्स प्रे कर रही होती हैं। तभी उसकी मुलाकात होती है सिस्टर ओवाना से। सिस्टर ओवाना बताती हैं कि यहाँ काफी टाइम से बहुत बुरे हादसे हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह सब वलक का काम है। आरीन पूछती है आखिर ये वलक है कौन, इसका पास्ट क्या है और ये हमें परेशान क्यों कर रही है। तब सिस्टर ओवाना एक पुरानी कहानी सुनाती है। कहानी कुछ यूं थी, आज से कई साल पहले इस राज्य के राजा ने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए नर्क से एक आत्मा को बुला लिया था, लेकिन गांव वालों को इसकी भनक लग गई और वो इस रिचुअल को रोकने के लिए पहुंच गए। उन्होंने जीसस क्राइस्ट के ब्लड का इस्तेमाल किया और उस आत्मा को रोक दिया, एक शील्ड बना दी ताकि वो आत्मा कभी धरती पर वापस ना आ सके। हालांकि उस वक्त आत्मा तो चली गई थी, लेकिन भविष्यवाणी हुई थी कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी।
अब क्योंकि ये समय था 1950 का, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम, जहां भयंकर बम धमाके हो रहे थे, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी। इन्हीं धमाकों के चलते वो सील्ड टूट गई और अब वो भयानक आत्मा बाहर निकल चुकी थी अपना आतंक फैलाने के लिए। इसी बीच फादर बर्ग, जिन्हें वो किताबें मिली थी, उन्हें पढ़ते हैं और तब उन्हें पूरी सच्चाई का पता चलता है। वो डीमन जो नर्क से आया था, जिसे जीसस क्राइस्ट के खून की मदद से कभी रोका गया था, वो अब आजाद हो चुका है और अब वलक का आतंक सिर्फ एबे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में फैल सकता है। सीन शिफ्ट होता है फ्रेंच की तरफ, जो कि डर के मारे अब उस जगह से भाग चुका था और एक बार में जाकर ड्रिंक लेने लगता है। तभी बारटेंडर और फ्रेंच के बीच में बातचीत शुरू होती है। बारटेंडर पूछता है, भाई तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? जहां पर फ्रेंच बताता है कि कुछ ऐसी भयानक घटनाएं उसने देखी हैं देबे एफ कार्टा में। तभी बारटेंडर कहता है, कुछ दिनों पहले ही एक 12 साल की बच्ची की डेथ हो चुकी थी उसी जगह पर। क्या अभी भी कोई वहां मौजूद है? फ्रेंच ये बात सुनकर चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि फादर बर्क और सिस्टर आयरी अब भी वहां हैं, मतलब उसे उनकी मदद के लिए वहां वापस जाना ही होगा, वरना अगला नंबर उन्हीं का होगा। अब सीन कट होता है फादर बर्क की तरफ। फादर बर्क को अब वलक यानी कि नार्थमा के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, तो वो एबे के अंदर चैपल तक जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एबेस उन्हें रोक देती है। वो कहती है, तुम अंदर नहीं जा सकते। जिस पर फादर बर्ग जवाब देते हैं, तो फिर इस चाबी का क्या करूं जो मुझे सिस्टर विक्टोरिया के पास से मिली थी? एबेस ठंडी आवाज में कहती है, अब उस चाबी का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम बहुत लेट हो चुके हो। फादर बर्ग को ये सारी बातें कुछ अजीब लगती हैं। उन्हें सब कुछ गलत फील हो रहा था, इसलिए वो एबेस की बात को अनसुना करके सीधे चैपल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी एक डीमन उन पर हमला कर देता है और तभी खुलासा होता है कि ये वही ओल्डर सिस्टर थी जिसने सबसे पहले उस दरवाजे में एंटर करने की कोशिश की थी, जिसका हाल अब बेहद बुरा हो चुका था और वह पूरी तरह से उस बुरी आत्मा के कब्जे में थी। फादर बर्ग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। इधर दूसरी तरफ सिस्टर आयरी पर वलक ने सीधा हमला कर दिया था। उसकी चीखें सुनकर फादर बर्ग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, मगर वो भी वलक की चपेट में आ जाते हैं। तभी सही वक्त पर फ्रेंच वहां पहुंच जाता है। उसके पास था एक शॉटगन और उसकी मदद से वो दोनों की जान बचा लेता है। इस बीच सिस्टर आयरी को चारों तरफ नन्स दिखाई देती हैं, जो कि प्रेर रही होती है। आरीन भी भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि भगवान सारी चीजें ठीक कर दीजिए, मगर तभी एक काली शक्ति आती है और सिस्टर आयरी की पीठ पर एक पेंटागन बना देती है। पेंटागन यानी कि एक शैतानी चिन्ह। सिस्टर आयरी हैरान रह जाती है, आखिर भगवान से प्रार्थना करने के बावजूद उसे दर्द क्यों मिल रहा है? ये सारी नन्स उससे चाहती क्या है? इसी बीच फ्रेंच और फादर बर्ग भी वहां पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम अकेली यहाँ कर रही? सिस्टर आयरी जवाब देती है, यहाँ तो ढेर सारी नन्स थीं, हम सब भगवान की प्रेयर कर रहे थे। तभी बड़ा खुलासा होता है, दरअसल वहां कोई भी नन नहीं थी, वो सब एक छलावा था। वो भगवान की नहीं बल्कि शैतान की प्रार्थना कर रहे थे और उसी दौरान सिस्टर आयरी को वो शैतानी चिन्ह दिया गया था। इतने में इन्हें वहां पर सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी भी मिलती है। अब जाकर इन्हें मालूम चलता है कि सिस्टर विक्टोरिया ने जानबूझकर सुसाइड नहीं किया था, बल्कि एक सैक्रिफाइस किया था। अब यहां पर कहानी की शुरुआत से जुड़ा वो प्लॉट भी रिवील होता है। ओल्डर सिस्टर ने कहा था, अगर मुझे नुकसान पहुंचे तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। असल में जब नर्क से कोई आत्मा इस धरती पर आती है तो उसे किसी इंसान की जान लेनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई खुद अपनी जान देकर आत्मा को रुकने पर मजबूर कर दे तो वो आत्मा धरती पर नहीं टिक सकती। यानी एक जान दो पैरेलल वर्ल्ड्स के बीच का ब्रिज होती है। अब इन तीनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस वलक यानी कि शैतानी आत्मा को इस एबे से बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन उनकी पावर अभी भी थोड़ी कम थी क्योंकि सिस्टर आयरी अभी तक पूरी तरह से नन नहीं बनी थी। जहां फादर बर्क उसे सहारा देते हैं और कहते हैं, तुम कर सकती हो। सिस्टर आयरी भगवान के सामने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देती है। वो अपने सारे गुनाहों का कन्फेशन करती है, अपने सारे पापों के लिए माफी मांगती है और फिर एक ओथ यानी कि शपथ लेती है,
अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब सिस्टर आयरी एक पूरी तरह से नन बन चुकी थी, जिसके बाद ये तीनों, फादर बर्क, फ्रेंच और सिस्टर आयरी, पूरा दम लगाकर तैयार हो जाते हैं वलक को खत्म करने के लिए। अब ये लोग छानबीन करने लगते हैं जीसस क्राइस्ट के ब्लड की, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी खून की मदद से उस नर्क से निकली आत्मा को रोका गया था। लेकिन इसी बीच इन पर कई बार जानलेवा हमले भी होते हैं, काफी खतरनाक मोमेंट्स आते हैं। ये तीनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके होते हैं। तभी सिस्टर आयरी को मदर मैरी दिखाई देती हैं, जो कि एक तरफ इशारा कर रही थी, और ये वही सपना था जो बार बार आयरी को आता रहा था कि मदर मेरी ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। और सच में जहां वो इशारा कर रही थी वही एक दरवाजा था, और उस दरवाजे की चाबी से इन्हें मिल जाता है जीसस क्राइस्ट का ब्लड। लेकिन तभी वलक यानी नर्क से निकली आत्मा इन तीनों पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका वजूद खत्म न हो जाए। अब वलक इन तीनों को नर्क में खींचकर खुद को आजाद करना चाहती थी। वलक को फादर बर्क और सिस्टर आयरी के पुराने सपनों के बारे में भी सब पता चल चुका था, डैनियल का एग्जॉर्सिज्म और आयरी के डरावने सपने। अब वलक उन्हीं डरावने पलों का इस्तेमाल करके इन पर हमला करती है। एक तरफ फादर बर्क पर सांप हमला कर देता है, तो दूसरी तरफ सिस्टर आयरी खुद वलक के कब्जे में आकर फ्रेंच पर हमला कर देती है। लेकिन तभी किस्मत से फ्रेंच के हाथ में जीसस क्राइस्ट का ब्लड लग जाता है, और वो आयरी पर उसे दे मारता है। इससे वलक आयरी के शरीर से अलग तो हो जाती है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। वलक अब फादर बर्क को पानी के गहरे कुंड में खींच लेती है। वो उसे डुबाकर मारना चाहती थी, और साथ ही सिस्टर आयरी को भी डुबाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी चमत्कार होता है। आयरी के मुंह में जीसस क्राइस्ट के ब्लड की कुछ बूंदें अभी भी थीं, और आयरी उन बूंदों को वलक पर फेंक देती है। बस फिर क्या था, वलक का पूरा शरीर जलने लगता है। वो दर्द से कराहती है, और धीरे धीरे करके नर्क का पानी भी वापस अपनी जगह चला जाता है। वलक, जो कि नर्क से निकली सबसे भयानक आत्मा थी, अब खत्म होने लगी थी। ये तीनों मिलकर भगवान से दुआ करते हैं, और पूरी प्रार्थना के साथ वलक पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। अब इस पूरे एबे को ठीक कर लेने के बाद वक्त था अपने अपने घर जाने का। अब जब विदाई का वक्त आता है, तो सिस्टर आयरी फ्रेंच से उसका असली नाम पूछती है। फ्रेंच मुस्कुराते हुए बताता है, मेरा नाम है फ्रेंच मॉरिस। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मॉरिस की गर्दन पर उल्टा क्रॉस बना हुआ है, यानी वलक ने अभी भी अपना एक छोटा सा अंश मॉरिस के अंदर छोड़ दिया था। और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन रुको, पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एड और लॉरेन वारेन को, जो कि दी कंजरिंग यूनिवर्स के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। वो यहाँ उनकी मुलाकात होती है मॉरिस से, जो अब पूरी तरह से पजेस्ड हो चुका था। यानी वलक एक बार फिर से वापस आने वाली थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है। आई होप गाइस कि आपको ये हॉरर एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।